तो हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जब हम लोग दो सेम चार्जेस लें, सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस लें, बट नेचर उनका अपोजिट हो। ठीक है, मतलब एक माइनस क्यू ले लिया मैंने, एक प्लस क्यू ले लिया, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा हो। ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा हो। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग आगे जाके 2L डिस्टेंस बोलेंगे, तो कोई भी डिस्टेंस होगा, हम लोग मान लो छोटा सा डिस्टेंस है, तो 2L इज मच स्मॉलर। ठीक है, लाइक द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना छोटा है ये कि जो मॉलिक्यूल का साइज होता है, ठीक है, उसके बराबर का ये डिस्टेंस है। आप ऐसा सोच लीजिए कि इतना छोटा डिस्टेंस हो सकता है। तो इनके बीच का डिस्टेंस इतना छोटा हो, हमारे पास दो चार्जेस हो, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हों, बस बट अपोजिट नेचर के हों, तो इनके जस्ट बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर, ठीक है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको बताई थी, आप बना के भी देख सकते हो कि यहाँ बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, अगर डिस्टेंस बहुत छोटा है उस केस में। ठीक है, डिस्टेंस अगर इनके बीच में ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में स्ट्रांग नहीं होती है। डिस्टेंस छोटा होना ज़रूरी है। तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस कितना छोटा है, ये मॉलिक्यूल के साइज के बराबर का इसमें डिस्टेंस है, तो ये बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। इतनी स्ट्रांग होती है कि आप सोच सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर बीच में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। ठीक है, दोनों को मिला के जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वैसे हम लोग बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलते हैं, हम पूरे इसके पूरे के पूरे ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है पूरे को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए सिर्फ इतना सा याद रखना है कि हमारे पास एक माइनस चार्ज है और हमारे पास एक प्लस चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड का। उनके बीच में एक डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं 2L, और ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। फिर इसी में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग हमेशा स्मॉल p से लिखेंगे, ये याद रखना है। और वो सिंपली होता है प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, मतलब इनमें से कोई भी एक चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, कहने का मतलब ये हमारा माइनस क्यू था, ये हमारा प्लस क्यू था, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L मैंने बोला। तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, वो Q इंटू 2L हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, को इनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। यूनिट क्या होगा? तो देखिए, यूनिट बड़ा सिंपल है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। कूलम मीटर इसका यूनिट है। डायमेंशन की अगर हम बात करें, तो कूलम का डायमेंशन 80,
और मीटर का डायमेंशन एल, तो एल 80 इसका डायमेंशन हो गया। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन किधर होगा वो समझिए। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा इसका लेंगे हम लोग माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। मतलब हमारा जो डाइपोल बना है उसका डायरेक्शन यूं होगा, और उसको हम लोग शो हमेशा ऐसे करते हैं, यूं लिखते एग्जैक्टली बीच में, मैंने आपको बताया हुआ एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लिखा जाता है, और डायरेक्शन हमेशा ऐसे दिखाया जाता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो अगर मैंने सिर्फ यू बना दिया ऐसे, उस पर लिख दिया ये, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माना जाएगा। और ये बात अंडरस्टूड हो जाएगी कि यहाँ पर चार्ज माइनस वाला है और यहाँ पर चार्ज प्लस वाला है, और इनके बीच की डिस्टेंस 2L है, ये बात अंडरस्टूड हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार चार्ज बनाया ही जाए, डिस्टेंस बीच का लिखा ही जाए, ये बात अंडरस्टूड है, ये आपको याद रखना है। हमारे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने एक लाइन बना दी, एरो बना दिया, ऊपर पी लिख दिया, तो ये बन गया, क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये तो बात थी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग अपने चारों तरफ डाइपोल से ही घिरे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूँ, चलिए H2O ले लेते हैं, H2O का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, पानी। तो H2O का मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो वो कुछ ऐसा बनता है, ओ, ओ एच, यू, नेगेटिव हो गया फिर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्लस है ये प्लस है, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे इनका पॉजिटिव काम करेगा, एग्जैक्टली यहाँ। और इस पर नेगेटिव है, और इनके बीच में ये एक डिस्टेंस है जिसको आप 2L बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप 2L बोल सकते हो। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम करेगा। इसी तरीके से अगर हम CO2 की बात कर लें, तो ये C हो गया, इधर की तरफ O हो गए दोनों, नेगेटिव हो गया नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। इन दोनों नेगेटिव का मिड पॉइंट यहाँ काम करेगा, तो एग्जैक्टली नेगेटिव यहाँ होगा, पॉजिटिव यहाँ होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, इनके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो हम सेपरेशन लेके आ सकते हैं अगर हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी एक्सटर्नल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो आप कह सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा दूर चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा। अरे हम लोग देख चुके हैं पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, पीछे हम लोगों ने देखा हुआ है। तो इनके बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है 2L, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक शो करेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल शो करते हैं, जैसे वाटर कर रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल शो नहीं करते हैं, वो अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल सिर्फ तभी शो करते हैं जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग डाइलेक्ट्रिक जब पढ़ेंगे तो डिटेल में आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए समझना जरूरी है कि हम अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल से घिरे हुए हैं। हर मॉलिक्यूल लगभग इलेक्ट्रिक डाइपोल अपना शो करता है। ठीक है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में शो करेगा, कोई ऐसे ही शो करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमें पढ़ना क्या जरूरी है, तो इसमें आपको पढ़ना जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाता है, और अगर बनाता है तो कितनी बनाता है, वो हम लोगों को पढ़ना होगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे वो समझिए। देखिए ये हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा,
ठीक है, मैंने इसे P बना दिया। अब यहाँ पे आप दो लाइन सोच सकते हैं। देखिए, एक लाइन तो हो जाएगी, वो यूं हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ होगी, और एक लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल से ऐसे परपेंडिकुलर मान लेंगे यू। तो आप कह सकते हो कि ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस की तरह मान सकते हो, इसको वाई एक्सिस की तरह मान सकते हो। ये जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस में मानी जाती है, इससे इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन इसको बोला जाता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से परपेंडिकुलर है, वो इक्वेटोरियल लाइन होती है। अब अगर कोई पॉइंट इस लाइन पर है, तो वो पॉइंट कहाँ माना जाएगा? एक्सियल पोजीशन पे माना जाएगा। एक्सियल पोजीशन पे अगर कोई पॉइंट है, तो इसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। एंड ऑन का मतलब कि ये जो पॉइंट है वो आपका इस डाइपोल के एंडिंग्स पर है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एंडिंग मान लो, तो ये इसकी एंडिंग पर है, या इसकी एंडिंग मान लो इसकी एंडिंग पर है। तो कोई पॉइंट अगर यहाँ पे हमको चेक करना है, अगर हमको इस जगह पे चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो एंड ऑन पोजीशन बोला जाएगा। अगर मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, इस लाइन पे भी कोई पॉइंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन। ठीक है, तो हमें इन दोनों जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। एक और होता है एनी पोजीशन। ठीक है, एनी का मतलब इन दोनों में से कहीं नहीं है और कहीं हो सकता है, तो वो तुम लोग अभी देखेंगे बाद में। पहले तो हम लोग देखते हैं एंड ऑन पोजीशन पे, कि एंड ऑन पोजीशन पे कैसे निकालते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है एट एंड ऑन पोजीशन, या एक्सियल पोजीशन, अब जैसा बोलना समझे। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पता होना चाहिए दोनों चीजें। तो हमारा ये डाइपोल है, इस डाइपोल की इस लाइन में इस जगह पर कोई पॉइंट P है, जिसकी डिस्टेंस इस डाइपोल से R है। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर मैंने डाइपोल ऐसे बना दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये अंडरस्टूड है, और उसके बीच की डिस्टेंस आप लोग हमेशा 2L मान के चलेंगे। 2L का मतलब ये हुआ कि डाइपोल से प्लस क्यू चार्ज L डिस्टेंस पे है, और ये माइनस क्यू चार्ज भी L डिस्टेंस पे, इसीलिए 2L बोला जाता है, ताकि हमको डिस्टेंस को सेपरेट करने में आसानी हो, सिर्फ L डिस्टेंस लिखना पड़े। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि इस डाइपोल की वजह से क्या होगी, तो हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से निकालना आता है। तो पहले हम लोग देखेंगे प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये, जिसको हमने E1 बोल दिया, और इस माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये, जिसको हमने E2 बोल दिया। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगी। अब सब्ट्रैक्ट भी किसको करना है, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो E1 बड़ा होगा, E2 छोटा होगा, क्यों? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो हम लोग E1 से माइनस करेंगे किसको? E2 को। तो हमें चाहिए क्या? हमें तो पहले E1 चाहिए, तो E निकालना है, फॉर्मूला क्या है? C इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस। तो इस चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो सिंपल है, अगर यहाँ से लेके, अगर आप लोग देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर R है, ठीक है, ये पूरी R है, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से हमको निकालनी है, तो उसमें से हम ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे। ये डिस्टेंस क्या है? L। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास आ जाएगा R माइनस L, हो जाएगा ये। तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा। तो
ठीक है, ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा आर माइनस एल। ठीक है, ये E2 लिखा था, तो हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसी तरह से E2 हम लोग निकाल लेंगे। E2 क्या होगा, C इंटू क्यू अपॉन इस चार्ज से डिस्टेंस। सेम यही काम, हमको अब इस चार्ज से डिस्टेंस चाहिए, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का। तो सेम वही तरीका, ये डिस्टेंस हमको पता है कितना है, L, और ये डिस्टेंस तो आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, R प्लस एल, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दोनों चीज़ें मुझे मिल गई, E1 भी मिल गया, E2 भी मिल गया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ दोनों को माइनस करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सी क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस सी क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन होनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें सी क्यू कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा 1/r-l होल स्क्वायर माइनस 1/r+l होल स्क्वायर। तो उसमें तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेना भी सिंपल है। इसका मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा r+l होल स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो r-l होल स्क्वायर, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा r-l इंटू r+l का होल स्क्वायर। ओके, तो C इंटू क्यू, इसमें होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे और माइनस बी आ गया है, इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये प्लस 2ab हो जाएगा 2rl। और नीचे देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 2rl मिलके हो गया 4rl। तो C इंटू क्यू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरे पास नेट आया है। अभी थोड़ा सा ट्विक इसमें और करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, देखिए हम लोग ने पढ़ा है P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। तो ये 4 में से एक 2 निकाल के L के साथ ले लेंगे, और एक आगे 2 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा C, और एक 2 ये वाला बचेगा तो 2, और बाकी ये तीनों मिलके हो जाएगा P इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज़ और देखनी है। मैंने आपको बताया था कि ये जो डाइपोल है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है, मॉलिक्यूल के साइज के बराबर। देखिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये सेपरेशन साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होता है, तो ये सेपरेशन बहुत छोटा है। इतना छोटा सेपरेशन होता है तो वो आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं एल इज मच स्मॉलर देन आर। तो अगर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तब तो ये और छोटा हो जाएगा। छोटी चीज का स्क्वायर करो, बड़ी चीज का स्क्वायर करो, तो बड़ी चीज का स्क्वायर करोगे तो और बड़ी हो जाएगी, छोटी चीज का स्क्वायर करोगे तो छोटी रहेगी वो। और वैसे भी तो ये तो 1 से भी छोटी पॉइंट में है, तब तो ये और छोटी हो जाएगी। तो जब ये एल स्क्वायर आपका आर स्क्वायर से बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, कैन बी नेग्लेक्टेड, मान लेंगे है ही नहीं यहाँ पर एल स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं जीरो, है ही नहीं, तो हमारे पास बचेगा क्या, ई इज इक्वल टू 2cp इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 2, मतलब आर की पावर 4। तो एक आर से एक आर चला जाएगा, फाइनली मेरे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू 2cp अपॉन आर की पावर 3। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। जिसको कांस्टेंट का मतलब नहीं पता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू सी की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट में 2p अपॉन आर क्यूब। ये हमारा फाइनल फार्मूला है
शॉर्ट में लिखने का तरीका यही वाला है, पूरा लिखना हो तो ये फॉर्मूला हमारे पास, न्यूटन पर कूलम, ये इसका यूनिट हो गया। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन हमेशा होगा बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी थी, ये। तो इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वो डाइपोल के डायरेक्शन में। जिस तरफ डाइपोल का डायरेक्शन था उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसी डायरेक्शन में आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसमें नीचे आर क्यूब आया है। और आर क्यूब का मतलब ये है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से आई थी वो ये थी, पॉइंट चार्ज से। नीचे आर स्क्वायर आया था। और आर स्क्वायर का मतलब ये है कि ये पॉइंट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनाएगा, लेकिन डाइपोल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक बनाएगा, बनाएगा लेकिन वीक बनाएगा कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। डायग्राम भी आपको आना चाहिए। देखिए आर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। पॉइंट चार्ज का अगर मुझे डायग्राम बनाना है तो वो कुछ ऐसा बनेगा, यू पैराबोलिक टाइप का। तो ये पैराबोला है मान के चलिए। और अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का बनाऊं, ये किसका था, ये पॉइंट चार्ज का। ठीक है, देखिए डायग्राम वगैरह के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा, तो इसलिए इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। बस मैंने इतना बता दिया कि ये आर स्क्वायर है। स्क्वायर जिसमें लगा होता है उसमें पैराबोला टाइप का फिगर बनता है, तो पैराबोलिक फिगर बना हुआ है ये। ठीक है, और आर क्यूब होता है क्यूबिक। तो क्यूबिक डायग्राम जो बनता है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप होता है। ठीक है, यानी वो ऐसा आके यूं आके निकलता है, यूं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप होता है, ज़्यादा उसमें झुकाव होता है, मतलब छोटी सी डिस्टेंस पे। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पे गया तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से, और ये हो गया पॉइंट चार्ज की वजह से। थोड़ा सा और डिस्टेंस आगे बढ़ाऊंगा तो देखो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कम हो गया है, इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज की वजह से ज़्यादा कम नहीं हुआ है। और डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, लेकिन पॉइंट चार्ज की वजह से ज़्यादा वीक नहीं हुई है। सेम इसी तरीके से ज़्यादा वीक होती चली जाएगी ड्यू टू डाइपोल, लेकिन पॉइंट चार्ज की वजह से ज़्यादा वीक नहीं हुई। वीक उसकी भी हो रही है लेकिन ज़्यादा वीक नहीं हुई। तो पॉइंट चार्ज मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनाता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेकिन बनाता है। और वो भी एक्सियल पोजीशन, वो भी एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन की बात हम लोग करेंगे। अब ये हो गया मेरा डाइपोल, और इस लाइन पर कहीं पे पॉइंट हमको लेना है। ठीक है, तो मान लिया हमारा पॉइंट यहाँ है, पी पॉइंट, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस है आर। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तरीका वही है। क्या तरीका है, इधर माइनस क्यू चार्ज है, तो पहले हमको इस चार्ज से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो हमको इससे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो पहले माइनस चार्ज से अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, इसको हम E1 बोल रहे हैं। प्लस चार्ज से देखेंगे तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, इसको हम E2 बोल रहे हैं। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। अब ये देखो डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है, मान लें डिस्टेंस फिलहाल के लिए ये ए है, तो ये भी ए डिस्टेंस हो जाएगा, निकाल सकते हो सिंपली। आप अगर इस ट्राइंगल में देखें तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये ए हमने माना हुआ है, ए ही हमको निकालना है। ये डिस्टेंस एल है, ये एल है, और ये आर है। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हमारा जो ए है वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो हमारा जो ए इधर आया है वो दोनों में सेम आएगा। अब इससे निकाल के देख सकते हैं।
आएगा ही है। तो अगर डिस्टेंस सेम आया है और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब E1 और E2 की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। तो E1 और E2 की वैल्यू सेम आने वाली है। वो लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। E1 E2 शुड बी इक्वल, उसकी वैल्यू होगी C टाइम्स Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर जो अंडर रूट में है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा आ गया। ये दोनों की वैल्यू सेम आई, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अब आते हैं लौट के अपने इस डायग्राम पे। तो अब डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बना हुआ है। ये हमारा है E2 और ये हमारा है E1। अब हमको नेट निकालना है, तो अगर मुझे ये एंगल मालूम हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए ये वाला एंगल, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बिना एंगल निकाले भी काम हमारा चल सकता है। कैसे चल सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, एक्सिस बना दिया ये एक ऐसा, और एक एक्सिस बना दिया ये ऐसा। अब अगर मैंने मान लिया ये एंगल एक थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को सब देखना है। अब अगर ये थीटा एंगल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ओके, अब अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा 90 है। ठीक, अब ये 90 माइनस थीटा इतना सा आया है, तो ये पूरा का पूरा 90 है, या आप ऐसे देख सकते हो। चलो ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये कैसे 90 माइनस थीटा हो जाएगा? तो सिंपली देखिए, ये सॉरी मैंने गलत बना दिया, उधर नहीं, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला। क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा, यानी कि ये भी 90 माइनस थीटा होगा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये अपने आप थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल तो 90 बनेगा। ठीक है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो वो थीटा हो जाएगा। इतना लंबा नहीं समझ में आया है तो आप ऐसे सोच सकते हो, इधर मैं बता देता हूँ। अगर मैं इतना लंबा नहीं समझ में आया तो आप ऐसे सोचिए कि एक लाइन मैंने ये बनाई थी और एक लाइन मैंने ये बनाई थी, और इसके नीचे जो ट्राइंगल बना था वो ऐसा था। ठीक है, ये ऐसा ट्राइंगल बना था, यूं। इसको मैंने थीटा माना। अब देखो ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है दोनों। ठीक है, अब अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये वाली जो लाइन है, ये ये वाली जो लाइन है वो होगी ट्रांसवर्सल। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो जितना एंगल ये बनेगा यहाँ पर उतना ही एंगल ये बनेगा यहाँ पर, एड जिसको हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपने ये पढ़ा होगा ना, दो लाइन पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला एंगल मेरा आ गया थीटा। अब ये वाला एंगल मेरा थीटा आ गया है, तो ये जो E2 है इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक कंपोनेंट हो सकता है ये वाला, और एक कंपोनेंट हो सकता है ये वाला। ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा E2 साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा E2 कॉस थीटा। कंपोनेंट निकालना मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। ओके, तो मैंने E2 के दो कंपोनेंट बना लिए, इसी तरीके से E1 के भी कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, E1 के भी कंपोनेंट बनाएंगे। देखिए, अगर ये वाला एंगल थीटा हमने लिया है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इसकी इक्वल हैं, ये भी ए थी ये भी ए थी, तो दोनों के एंगल सेम होंगे। अब अगर एंगल सेम होंगे तो ये थीटा है, तो जाहिर सी बात है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
और अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये वापस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एंगल थीटा ही आएगा। तो ये जो E1 है इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं हम। E1 का कंपोनेंट एक बनेगा इस तरफ और एक बनेगा इस तरफ। ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे E1 cos थीटा, और इधर जो बनेगा उसको बोलेंगे E1 sin थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको और आसान तरीके से हम बना देते हैं। अब मेरे पास देखिए एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आया है, दो कंपोनेंट इस तरफ आए हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट और नीचे की तरफ आया है। इधर जो कंपोनेंट मेरे पास आए हैं वो आया है E2 cos थीटा, E1 cos थीटा, और ऊपर जो मेरे पास आया है वो है E2 sin थीटा, और ये आया है E1 sin थीटा। ठीक है, अब अगर इन दोनों को अगर हम देखें, ये इसको, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका नेट तो जीरो आ जाएगा। तो वर्टिकल में अगर हम लोग नेट देखेंगे, वर्टिकल में नेट जो आएगा वो दोनों को माइनस करके आएगा, E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा आएगा। तो हम लोगों ने पीछे देखा है कि हमारा E1 और E2 बराबर था। देखिए E1 और E2 मेरा बराबर था, तो अगर E1 और E2 बराबर था तो ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हैं, और एंगल तो वैसे भी बराबर है, तो इनको कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट तो इनका तो नेट तो जीरो आ गया हमारे पास। अब मेरे पास जो बचा है वो सारा का सारा ये बचा है, तो मेरा नेट तो इधर ही आएगा। तो मेरा जो नेट आएगा वो हॉरिजॉन्टल से आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, दैट विल बी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में से दोनों को ऐड करेंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों को मैं E मान लेता हूँ। तो हो जाएगा 2 टाइम्स E cos थीटा। अगर मैंने E1 E2 को अगर मैंने E मान लिया, ठीक है, तो उस केस में मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं। हमारे E की वैल्यू कितनी थी, सी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट नहीं था सॉरी, सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए थीटा मैंने अपने पास से लिया था, तो थीटा अगर मैंने अपने पास से लिया था तो इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए भी ट्राइंगल को ही देखेंगे। हाँ चलिए मैं नीचे ही बना देता हूँ। मेरा ट्राइंगल ऐसा बना था, ये 90, ये थीटा, ये एल था, ये आर था। ठीक है, ये ए था। तो अगर यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे इस जगह से, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा है एल, हाइपोटेन्यूज ए, और ए की वैल्यू हम लोग ने निकाली हुई है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, अंडर रूट को हम लोग 1/2 पावर में लिख सकते हैं ऐसे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बेस, ये और ये सेम है, इसकी पावर 1 है तो पावरें ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम होता है तो हमारे पास आ जाएगा 2 सी क्यू इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर, 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 3/2। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया है। बस इसमें थोड़ा सा ट्विक करेंगे। ट्विक क्या होगा, जैसे पीछे गया था, पी की वैल्यू कितनी होती है, क्यू इंटू टू एल। तो यहाँ पे देखिए क्यू भी है और टू एल भी है, तो उसकी जगह पे मेरे पास आ जाएगा सी इंटू पी अपॉन, सेम यहाँ पे भी यही काम करेंगे, एल स्क्वायर इज मच लेसर देन आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो मेरे पास आर की पावर 3 बचेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। इसको अगर हम लोग उस तरह से लिखना चाहें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऐसे लिखा जाएगा।
ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन का। अब आती है बात डायरेक्शन की। डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए हमारा जो नेट हमारा जो नेट आया है वो इस डायरेक्शन में है। ऊपर से बताता हूँ, हमारा जो नेट आया है वो इस डायरेक्शन में आया है। नेट हमारा इस डायरेक्शन में आया, यू, दिस इज द नेट। और अगर इसको देखेंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो हमारे डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट है। डाइपोल का डायरेक्शन मेरा इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आया है। तो हमारा आंसर होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब एक चीज और देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं। क्या चीज वो है? मैंने जो अभी ऊपर निकाला था एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आया था C इंटू 2p/r³ अगर आपको याद हो। और अभी जो निकाला है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो आया है C इंटू p/r³। ठीक है, दोनों में सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है? एक्सियल वाले में 2 आ गया है एक्स्ट्रा, इसमें 2 नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जो आपकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इक्वेटोरियल पोजीशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 टाइम्स है, याद रख सकते हैं इसको। इस तरह हमारे न्यूमेरिकल जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, हालांकि एक और होता है एनी पॉइंट। तो एनी पॉइंट भी हो सकता है। अगर आपको एनी पॉइंट जानना है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि आपको एनी पॉइंट के बारे में भी जानना है, तो एनी पॉइंट भी बता दूंगा। वरना हमारा जो सिलेबस में चल रहा है उसी की बात करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform external electric field। ये हमारा टॉपिक है। हमारे पास इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म है तो हम लोग सीधे पैरेलल लाइंस बना देते हैं। और ये कहाँ से जनरेट हुई होंगी? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई प्लेट होगी जो चार्ज होगी, तो उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है? एक डाइपोल रखा हुआ है। तो मान लेते हैं वो डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है, यूं। ठीक है, जो कि एंगल बना रहा है, मान लेते हैं θ डिग्री एंगल। तब इसमें टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, निकालना आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। तरीका सिंपल है। क्या तरीका है? देखिए, देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर है माइनस चार्ज और यहाँ पर है प्लस चार्ज। हम लोग जानते हैं प्लस चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, इसमें फोर्स लग रहा है इधर, इसमें फोर्स लग रहा है इधर। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज सेम है, इसलिए फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहने वाला है, E इंटू क्यू के बराबर। मैंने आपको बताया था फोर्स का हम लोग फॉर्मूला ये भी यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और चार्ज कांस्टेंट है, इसलिए फोर्स की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। सेम रहेगी तो क्या होगा? सेम रहेगी तो ये होगा कि अगर इनका हम नेट निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, तो वो आएगा जीरो क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। नेट फोर्स जीरो आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्स मिलकर
इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को लीनियर मोशन नहीं दे सकते। लीनियर मोशन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। लीनियर मोशन के लिए हमारे पास कोई ना कोई नेट फोर्स होना चाहिए, तब जाके लीनियर मोशन आता है, वरना लीनियर मोशन नहीं आता है। तो फिर अगर लीनियर मोशन नहीं आ सकता तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे फोर्स का वो इफेक्ट आएगा जो चीजों को घुमाता है। कौन? फोर्स का इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ फोर्स विच कैन रोटेट एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स का जो इफेक्ट, जिस इफेक्ट से बॉडी रोटेट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। ठीक है? क्या बोलते हैं? मोमेंट का फोर्स। आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो, टॉर्क भी बोल सकते हो, जैसा आपको समझ में आया वैसा बोल सकते हो। टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, बस इतना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, देखिए सिंबल तो होता है टाउ, ये जो मैंने सिंबल बनाया इसको बोलते हैं टाउ। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है वन ऑफ द फोर्स, ठीक है, इनटू डिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए मैं परपेंडिकुलर पूरा लिख दूं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से मेरे ख्याल से तुम लोग वाकिफ हो गए। जैसे मान लो किसी बॉडी पे ऐसे फोर्स लग रहा है यूं, तो बस ये डॉटेड लाइन जो बना दोगे, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बना दी पूरी यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड LOAF, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे दो फोर्स लगे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। एक फोर्स लगा हुआ है ये, तो अगर इसमें डॉटेड लाइन बनाएंगे तो ये डॉटेड लाइन बनेगी ऐसे। दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड LOAF, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको भी अगर हम लोग बनाएंगे तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो मान लो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बनाई, तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, जिसको हम फिलहाल के लिए R बोल रहे हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक ट्रायंगल भी बन रहा है, तो हम लोग ट्रायंगल में हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं ऐसे। ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, इसको मैंने R बोला है, ये एंगल थीटा है, और वो डाइपोल है तो उसकी लेंथ होती है 12, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो ये मुझे चाहिए, ये है क्या? ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं? वो आते हैं साइन थीटा में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मुझे तो आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2L साइन थीटा। लीजिए आर आ गया। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हमारा जो टॉर्क होगा दैट विल बी फोर्स। फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी? मैंने लिखी हुई है ऊपर, E इंटू क्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा E इंटू क्यू, और डिस्टेंस इनके बीच का कितना आया है? 2L साइन थीटा। अब देखिए 2L और Q मिलके तो क्या बन गया मेरा? P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ये मिलके क्या बन गया मेरा? बन गया डाइपोल। तो इन दोनों को मिला के मिल गया डाइपोल, यानी कि P। तो मेरा आ गया PE साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, ठीक है। न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। ये इसका डाइपोल, ये सॉरी ये इसका टॉर्क आया हुआ है कि किसी भी अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क की वैल्यू होगी पीई साइन थीटा। दैट मीन्स हमारा जो टॉर्क है वो थीटा पे डिपेंड करेगा, यानी कि एंगल पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इस पे डिपेंड करेगा। अब अगर हम लोग इन दोनों को मान लें कांस्टेंट, मतलब इसको तो मैंने फिक्स कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को फिक्स कर दिया और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को फिक्स कर दिया, तो हमारा जो टॉर्क है वो डिपेंड कर रहा है किसके किसके ऊपर? थीटा के ऊपर, सीधे एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा तो यहाँ पे हमारे दो तीन केस बन सकते हैं। जैसे मान लिया मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और डाइपोल का भी डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना बना? 0 डिग्री। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो क्या कोई टॉर्क लगेगा? आंसर है नो, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। साइन जीरो की वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो आ जाएगा, तो टॉर्क लगना ही नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन।
इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई टॉर्क नहीं लगेगा, कोई लीनियर फोर्स नहीं लगेगा, तो इस चीज को बोला जाएगा, कोई ऐसा फोर्स नहीं नेट फोर्स नहीं लगेगा। देखिए, नेट फोर्स तो मैंने पहले से बता दिया, जीरो है। नेट फोर्स मैंने पहले से बता दिया। किसी भी बॉडी पर जब नेट फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो हो जाते हैं, तभी उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में बोला जाता है। तो नेट फोर्स पहले से ही जीरो है, और इस पोजीशन में टॉर्क भी जीरो हो गया, इसलिए इस बॉडी को क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। सेकंड, अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हमारे डाइपोल का डायरेक्शन ये है, उल्टा रखा हुआ है, तो हमारा एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का। साइन 180 की वैल्यू भी होती है जीरो, तो इसमें फिर से टॉर्क आ जाएगा जीरो। तो ये भी हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम। लेकिन दोनों इक्विलिब्रियम में हल्का सा एक डिफरेंस है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में छोटा सा एक डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, देखिए, ऐसी पोजीशन जहां पर बॉडी पर फोर्स कई सारे लगे हों, लेकिन वो तब भी रेस्ट में रहे, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। किसी भी बॉडी पर कई सारे फोर्स लगे हैं, उसके बावजूद वो रेस्ट पर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, बस उस जगह से अगर, उस पोजीशन से जहां पे वो इक्विलिब्रियम पे है, अगर उस पोजीशन से उसको हम हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दें, हल्का सा हिला दें, और वापस वो उसी पोजीशन पे आ जाए जहां पर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर उसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देने पर वो उस जगह पर वापस ना लौट के आए, कहीं और चली जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैं इस पेन को देखूं, तो ये पेन पे दो फोर्स लगे हुए हैं। एक तो नीचे की तरफ लगा हुआ है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक मेरा हाथ लगा रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है इसको, मेरा फोर्स लग रहा है। तो ये बॉडी, ये पेन कहीं जा तो रहा नहीं है, तो जब ये कहीं जा नहीं रहा है, तो ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको हल्का सा यूं डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो ये वापस अपनी इस जगह पर आ जाता है। हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो देखिए वापस आ जाता है। तो जब ये वापस इसी जगह पे आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी, स्टेबल वाली, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, और मेरा हाथ इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है एक्सटर्नल, तो ये रेस्ट पर है, ये कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया यूं, तो ये नीचे गिर जाएगा, ये अपने उस पोजीशन पे नहीं जाएगा। तो जब ये नीचे गिर जाएगा, इधर से हट जाएगा, तो था तो ये इक्विलिब्रियम पे ही, लेकिन ये अनस्टेबल था, कि जैसे ही आप इसको यहाँ से हिलाएंगे, यहाँ से भाग जाएगा वो, तो यहाँ से भाग गया। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल से यही है कि इस डाइपोल को, अगर मैं इस डाइपोल को हल्का सा भी डिस्प्लेसमेंट नीचे दूं या ऊपर दूं, तो ये पलट जाएगा, और पलट के वापस आ जाएगा किधर, घूम के वापस आ जाएगा इधर, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो अलग सिचुएशन हो गई। ठीक है, तीसरा अगर बताना चाहें, तो तीसरा हम ऐसे बता सकते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल मेरा यूं है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस सिचुएशन में जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, कितना लगेगा, PE, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। किस एंगल पे लगेगा, 90 डिग्री पर लगेगा। ठीक है, अब बात आती है लास्ट, सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, फिर डायरेक्शन की बात हमें करनी है। तो देखिए, टॉर्क के डायरेक्शन दो तरह से होते हैं, एक तो होते हैं लिखने वाले, और एक होते हैं साइन वाले, यानी हमको साइन चाहिए प्लस माइनस का। तो डायरेक्शन के लिए आपको रूल भी बताया गया होगा, 11th क्लास में आपने रूल पढ़ा होगा। राइट हैंड कर्ल रूल भी हमारे पास होता है, जिससे हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। हम रूल की बात नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ बता देते हैं। दो डायरेक्शन होंगे, एक तो होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये तो आप देख के बता दोगे, ठीक है, वो तो दिख जाएगा। ठीक है, अगर यूं घूमा तो मतलब क्लॉकवाइज, अगर यूं घूमा तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, मतलब इसमें जब मैथमेटिक्स आप लगाएंगे तो इसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और इसको हमेशा नेगेटिव लेंगे बस। तो मैथमेटिक्स के लिए इतना सा ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज हो रहा है मूवमेंट कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, बस इतना देखेंगे। ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। ओके,
चलिए आज इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, आगे की क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।